ये है माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे कहा जाता है सेल का पावर हाउस। क्यों कहते हैं इसे सेल का पावर हाउस? क्योंकि ये एनर्जी जनरेट करता है। जो भी रेस्पिरेशन होता है वो फाइनली एक माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के पास ये एबिलिटी होती है कि वो रेस्पिरेशन कर सके। क्यों कर सकता है? क्योंकि यहीं पर ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज आके इकट्ठे होते हैं। तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन यहाँ आते हैं और दोनों एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं, यानी ऑक्सीडाइज हो जाता है ग्लूकोज और बन जाती है, रिलीज़ होती है एनर्जी, वो भी एटीपी की फॉर्म में। एटीपी की फॉर्म नाम है जिसका फुल फॉर्म है एडिनोसाइन, ठीक है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो ये रिलीज़ होती है। इसे एनर्जी करेंसी भी कहते हैं क्योंकि इसी को इस्तेमाल करके हम केमिकल कंपाउंड बना सकते हैं या कोई भी मैकेनिकल वर्क कर सकते हैं, तो इसलिए इसे करेंसी भी कहते हैं। किसे? एटीपी को। इसकी फिर आता है इसका स्ट्रक्चर। इसके स्ट्रक्चर में इसकी मेम्ब्रेन डबल होती है। एक होती है आउटर मेम्ब्रेन, जो कि देखो ये बाहर वाली है, और एक अंदर की तरफ जो फोल्डेड मेम्ब्रेन है, इसे डबल मेम्ब्रेन कहते हैं। तो इसके पास कैसी मेम्ब्रेन है? डबल मेम्ब्रेन है। तो ये स्ट्रक्चर का इसके लिए मेन है। माइटोकॉन्ड्रिया हैव टू मेम्ब्रेन covering instead of just one. The outer membrane are porous. Outer membrane porous होती है, इसमें से अंदर बाहर कुछ भी जा सकता है. While the inner membrane is deeply folded, वो deeply folded होती है. These fold create a large surface area. और ये जो फोल्ड है इसकी वजह से सरफेस एरिया इंक्रीज होता है और एनर्जी जनरेट करने में हेल्प होती है। माइटोकॉन्ड्रिया एक खास है, उसमें कुछ खास चीज़ भी होती है क्योंकि उसके पास अपने ही होते हैं डीएनए एंड राइबोसोम भी, जो उसमें हेल्प करते हैं, जो उसे प्रोटीन बनाने में। उसे किसी और से प्रोटीन की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे हमें बॉडी में काम करने के लिए प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है, वैसे सेल को भी प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है अपना काम करने के लिए। तो सेल के को प्रोटीन की जब भी ज़रूरत पड़ती है तो उसके अपने डीएनए और अपने राइबोसोम होते हैं जिससे वो प्रोटीन को इस्तेमाल कर सकता है। देखो ये तुम्हारे एटीपी की फॉर्म, एटीपी लिखा हुआ है, ये एनर्जी जनरेट कर दी इन्होंने। तो ये तुम्हारा राइबोसोम्स हैं और इसके अंदर ही इसके पास खुद के पास ही इसका डीएनए एंड राइबोसोम दोनों होते हैं, इसलिए अपनी एनर्जी जनरेट कर पाता है। तो एटीपी की फॉर्म में इसने एनर्जी जनरेट कर दी। अब एनसीईआरटी से देख लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। तो माइटोकॉन्ड्रिया आर नाउन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। क्यों? क्योंकि द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर, तो उसका आंसर ये है वाई माइटोकॉन्ड्रिया इज नाउन एज द पावर हाउस, बिकॉज द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर वेरियस केमिकल एक्टिविटी नीडेड फॉर लाइफ। जो भी हमारी ज़िंदगी के लिए जितनी भी हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है कोई भी केमिकल एक्टिविटी करने के लिए, फॉर लाइफ इज़ रिलीज बाय माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि उसको रिलीज़ ही माइटोकॉन्ड्रिया करता है एटीपी की फॉर्म में, इसी एटीपी फॉर्म मॉलिक्यूल की फॉर्म में। तो इसलिए उसे कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। तो यहाँ तक पहले का आंसर हो गया। फिर दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज़ द एटीपी, व्हाई इट इज़ नाउन एज द करेंसी ऑफ एनर्जी। सेकंड क्वेश्चन है ये। तो एटीपी इज़ द एडिनोसाइन, तो पहले इसकी फुल फॉर्म लिख देना कि व्हाट इज़ द एटीपी। तो एटीपी इज़ द एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल। फिर पूछता है कि वाई इट इज़ कॉल्ड करेंसी ऑफ द एनर्जी। तो इसका आंसर है इसे करेंसी ऑफ द एनर्जी कहते हैं। क्यों? क्योंकि बॉडी जो भी यूज़ करती है, बॉडी यूज़ एनर्जी स्टोर इन एटीपी। क्योंकि हमारी बॉडी, जैसे हम करेंसी यूज़ करते हैं, पैसा यूज़ करते हैं कुछ बनाने के लिए, कुछ खरीदने के लिए, वैसे ही हमारी बॉडी यूज़ करती है एनर्जी को, जो स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ एटी, नए केमिकल कंपाउंड बनाने के लिए और मैकेनिकल वर्क के लिए। तो जैसे हम अपनी करेंसी यानी अपने पैसों को खर्च करते हैं, स्टोर पैसों को खर्च करते हैं, वैसे ही सेल अपनी स्टोर एनर्जी को खर्च करता है, जो कि वो एटीपी की फॉर्म में स्टोर रखता है, उसे खर्च करता है नई केमिकल कंपाउंड बनाने में या मैकेनिकल वर्क करने के लिए। तो दो क्वेश्चन हो गए, पहला यहाँ, दूसरा ये। अब थर्ड क्वेश्चन आता है इस पैराग्राफ का, वो होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर क्या है। तो माइटोकॉन्ड्रिया हैव टू मेम्ब्रेन कवरिंग, अभी दिखाई थी, दो मेम्ब्रेन कवरिंग होती है, एक आउटर वन और एक इनर वन। जो आउटर वाली होती है वो थोड़ी पोरस होती है, यानी कि उस पर परमेबल होती है, अंदर बाहर जा सकता है मटेरियल, और द इनर मेम्ब्रेन इज डीपली फोल्डेड, और ये फोल्ड क्रिएट करता है लार्ज सरफेस एरिया फॉर एटीपी जनरेशन के लिए। तो ये जो फोल्डेड एरिया है ये फ़ायदा देता है हमेशा माइटोकॉन्ड्रिया को, इससे उसको एक जगह मिलती है ज़्यादा जहाँ एटीपी जनरेटिंग केमिकल एक्टिविटी या रिएक्शन हो सके।
माइटोकॉन्ड्रिया का एक और क्वेश्चन लास्ट वाले पैराग्राफ से बनता है कि माइटोकॉन्ड्रिया को इतना स्ट्रेंज ऑर्गेनल क्यों कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया, वाइस माइटोकॉन्ड्रिया इज नाउन एज ए स्ट्रेंज ऑर्गेनल, क्योंकि सेल के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती है लेकिन न्यूक्लियस के अलावा किसी और के पास डीएनए नहीं होता, ना कोई और राइबोसोम बना सकता। लेकिन डीएनए जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसके पास अपना डीएनए और अपना ही राइबोसोम भी होता है, और वो एबल होता है, इस लायक है कि वो अपना प्रोटीन खुद बना ले, इसलिए ये स्पेशल ऑर्गेनल है। अब आती है प्लास्टिड। प्लास्टिड स्पेशल ऑर्गन इसलिए है क्योंकि एक तो ये ओनली सिर्फ प्लांट सेल में होता है, ये एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होता है, और प्लांट सेल के लिए ये किचन है, यहीं पे जो मटेरियल है उसी से खाना बन पाता है, दैट वाई इसे किचन कहते हैं। इसके पास क्लोरोफिल है, इसके पास क्लोरोफिल है। किचन किसे कहते हैं? जहाँ पर गैस जल सकती है, जहाँ पर आप खाना बनाते हो, ठीक है। तो वैसे ही इसके पास क्लोरोफिल है जो ट्रैप कर सकता है सन की एनर्जी को। सन की एनर्जी से ही फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है, यानी इनका खाना बनता है, तो इसलिए इसे कहते हैं किचन ऑफ द सेल। थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर के बारे में बुक में भी इतनी ज़्यादा डिटेल नहीं है। तो ये एक जो इसकी मैट्रिक्स है जिसके पर ये लगे, ये सारे देखो ये रखे हुए हैं, तो इसके ग्रुप को तो ग्रैनम कहते हैं, और ये जिस पे रखे हुए हैं इसे स्टोर्मा कहते हैं। यानी एक मैट्रिक्स जिसके ऊपर ये अरेंज्ड है उसे क्या कहते हैं? स्ट्रोमा। ये खुला हुआ दिखाया है तुम्हें, ऐसा खुला हुआ होता नहीं है, ये तो पूरी तरह से यहाँ से भी बंद होता है। तो तुम्हें दिखाने के लिए देखो इसके अंदर क्या क्या है। ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन है और ये इसकी इनर मेम्ब्रेन है, तो यानी डबल मेम्ब्रेन है। ये बात ध्यान रखने लायक है कि ये डबल मेम्ब्रेन है। सेकंड थिंग कि इस तरह से ये एकदम ग्रुप में ऐसे रखे होते हैं पाइल्स के ऊपर, एक के ऊपर एक रखा होता है जिसे हम ग्रैनम कहते हैं, और किसके ऊपर रखे होते हैं ये जो नीचे वाली चीज़ है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं स्ट्रोमा। तो यानी मैट्रिक्स को कहते हैं स्ट्रोमा। प्लास्टिड, प्लास्टिड प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल। कहाँ प्रेजेंट होते हैं? सिर्फ प्लांट सेल में। देयर आर टू टाइप ऑफ प्लास्टिक। प्लास्टिक दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं कलर्ड प्लास्टिक। तुम सब ने प्लांट्स में बहुत सारे कलर देखे होंगे प्यारे प्यारे से, ब्राउन, येलो, ग्रीन कलर तो है ही, उसे साइड में रखो, और भी बहुत सारे कलर होंगे, पर्पल, ऑरेंज, तुम्हारे फ्रूट्स के कलर। तो ये सारे जो कलर्स होते हैं वो क्रोमोप्लास्ट की वजह से ही होते हैं प्लांट में। तो दो तरह के प्लास्टिड होते हैं, एक क्रोमोप्लास्ट जो कि कलर प्लास्टिड कहलाता है, और एक लिक्योप्लास्ट जो कि कलरलेस प्लास्टिड होता है। तो कलर्स के बिहाफ में प्लास्टिड को दो हिस्सों में बांटा गया है। कलर्स के बिहाइंड उसमें बिहाफ में क्राइटेरिया में उसे दो भागों में बांटा गया है, क्रोमोप्लास्ट और लिक्योप्लास्ट। तो क्रोमोप्लास्ट कलर प्रोवाइड करता है, लिक्योप्लास्ट क्या करता है? स्टोर करता है। चले देखिए कैसे कैसे क्या क्या काम होते हैं इससे। तो प्लास्टिड कंटेन द पिगमेंट, तो प्लास्टिड कंटेन करता है पिगमेंट, आप क्रोमोप्लास्ट भी कह सकते हो, जिसे क्लोरोफिल कहते हैं, और क्लोरोफिल पिगमेंट कंटेन करता है क्लोरोप्लास्ट, नाउन एज क्लोरोप्लास्ट के नाम से जाना जाता है। तो क्रोमोप्लास्ट का ही अंदर का एक नाम है क्लोरोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट के अंदर का ही एक नाम है क्लोरोप्लास्ट। यानी कि क्रोमोप्लास्ट दो हिस्सों में डिवाइड होता है, एक क्लोरो वाला और एक होता है अदर कलर। तो दो हिस्सों में, पहले प्लास्टिड दो हिस्सों में डिवाइडेड था, क्रोमो और लिक्योप्लास्ट। फिर क्रोमोप्लास्ट खुद दो हिस्सों में है, क्लोरोफिल जो कि ग्रीन कलर देता है, और दूसरे वाले पिगमेंट जो कि और बाकी सारे कलर ग्रीन के अलावा जो भी प्रोवाइड होते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल आर इम्पॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। क्लोरोप्लास्ट क्यों इम्पॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस के लिए? क्योंकि क्लोरोप्लास्ट के पास जो पिगमेंट है, क्लोरोप्लास्ट के पास जो पिगमेंट है वही तो क्या करता है? ट्रैप कर सकता है सन एनर्जी को, और फोटोसिंथेसिस हो सकता है। ये आंसर तो इसके लिए हो गया। तो वाई इज़ द क्लोरोफिल इंपॉर्टेंट या वाई इज़ द क्लोरोप्लास्ट इंपॉर्टेंट, या अगर पूछा जाए तो आप कहोगे बिकॉज क्लोरोफिल कैन ट्रैप द सन एनर्जी फॉर द फोटोसिंथेसिस, दैट्स वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्लोरोप्लास्ट में और भी कुछ कलर्स होते हैं, यहाँ क्रोमोप्लास्ट होना चाहिए। आल्सो कंटेन वेरियस अदर कलर लाइक येलो, ऑरेंज पिगमेंट इन एडिशन टू द क्लोरोफिल। तो ग्रीन पिगमेंट के अलावा क्रोमोप्लास्ट में, यहाँ क्रोमोप्लास्ट है, आल्सो कंटेन वेरियस येलो, ऑरेंज पिगमेंट इन एडिशन टू क्लोरोफिल। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। लिक्योप्लास्ट, ये अलग अलग कलर, फूलों के जो डिफरेंट डिफरेंट कलर होते हैं ना, वो तो टेम्पटेशन के लिए होते हैं, मतलब अपनी और आकर्षित करने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए होते हैं। किनको? इंसेक्ट्स को, बर्ड्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए ये फ्लावर्स के डिफरेंट डिफरेंट कलर्स होते हैं। ठीक, तो ये हो गया आपका तीसरा वाला टाइप। ल्यूकोप्लास्ट आर प्राइमरी ऑर्गेनल है विच सच एज स्टार्च, ऑयल। ये क्या क्या स्टोर करता है? विच मटेरियल सच एज स्टार्च, ऑयल, प्रोटीन, ग्रैन्यूल आर स्टोर्ड। तो ल्यूकोप्लास्ट इज द सेकेंड टाइप ऑफ plastid which store starch, oil, protein, granule etc.
और भी कुछ खास बातें हैं इसके अंदर, वो क्या खास बातें नीचे वाले पैराग्राफ में देखते हैं। द इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द प्लास्टिड कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस मेम्ब्रेन लेयर एम्बेडेड इन ए मटेरियल। तो न्यूमरस मेम्ब्रेन लेयर जैसे ऐसे करके रखी हुई थी ना ये, और वो एम्बेडेड कहाँ है, किसके ऊपर रखी हुई है, स्टोरमा के ऊपर, एम्बेडेड इन द मटेरियल कॉल्ड स्टोरमा। तो द इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट इज द स्टोरमा, तो स्टोरमा की डिफाइन यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी होगी। द इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द प्लास्टिड कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस मेम्ब्रेन लेयर। तो न्यूमरस मेम्ब्रेन लेयर इस तरह से रखी हुई थी जो एम्बेडेड हैं, जो रखी हुई हैं या धसी हुई हैं किसके अंदर, एक स्टोरमा के अंदर। प्लास्टिड आर सिमिलर टू माइटोकॉन्ड्रिया की तरह, इस पर भी एक खास बात है कि इसके पास माइटोकॉन्ड्रिया की तरह अपने ही डीएनए और अपने ही राइबोसोम होते हैं। तो ये भी पर्सनली अपना प्रोटीन खुद बना लेता है जब उसकी ज़रूरत पड़ती है उसको ज़्यादा। वैक्यूल्स के बारे में, वैक्यूल्स डिफरेंट टाइप के होते हैं। प्लांट सेल में इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि प्लांट सेल में वैक्यूल बहुत बड़ा होता है, जबकि एनिमल सेल में ये बहुत छोटे छोटे होते हैं। वैक्यूल प्लांट सेल में इसलिए बड़ा होता है क्योंकि ये इसके वेस्ट मटेरियल को और कभी कभी बहुत यूज़फुल मटेरियल को भी संभाल के रखता है। इतना बड़ा भी हो सकता है कि 50 से 90% तक का वॉल्यूम सिर्फ इसी ने ले रखा हो। तो प्लांट सेल में वैक्यूल कैसे डिफरेंट होता है एनिमल सेल से, ज़्यादातर ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। या वैक्यूल्स का क्या इंपॉर्टेंस है प्लांट सेल में, ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो इन सब का आंसर इसमें है। तो पहला पैराग्राफ आपके लिए है, वैक्यूल और स्टोरेज सेक। सेक होता है बस एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर जिसमें कुछ भी रखा जा सकता है, यानी एक बैग। सेक का मतलब सिर्फ बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो वैक्यूल क्या है, वो एक सेक है फॉर द सॉलिड एंड लिक्विड कंटेंट रखा जा सकता है। वैक्यूल आर स्मॉल इन साइज इन एनिमल बट प्लांट सेल में हैव लार्ज वैक्यूल्स होते हैं। द सेंट्रल वैक्यूल सम प्लांट सेल में ऑक्यूपाई 50 to 90% ऑफ द वॉल्यूम। और जब कुछ वैक्यूल्स तो प्लांट में 50 to 90% जगह घेर लेते हैं। इस पैराग्राफ में क्वेश्चन बनता है कि प्लांट सेल के लिए वैक्यूल इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। 3 फंक्शन दे रखे हैं। पहला, प्लांट सेल वैक्यूल्स आर फुल ऑफ सेल सेप। सेल का जो भी सेप होता है, सेल का जो भी लिक्विड होता है वो इसमें स्टोर होता है जब ज़्यादा हो रखा होता है। अगर कभी भी किसी का भी सेल सेप सूख गया यानी ड्राई हो गया उसका अंदर का फ्लूइड, तो सेल अपने आप ही ऑटोमेटिकली मर जाएगा। तो सेल सेप ये स्टोर रखता है एक्सेस वाला जो ज़्यादा है, पहला हो गया। दूसरा है, इट प्रोवाइड ट्रिजिडी एंड रिजिडिटी ऑफ द सेल। ये सेल को ट्रिजिडिटी और रिजिडिटी दोनों प्रोवाइड करता है। इसका क्या मतलब होता है, देखो जब कोई सेल 90% जगह उसकी वही घेर के रखता है तो नेचुरल है यही उसको मजबूती प्रदान करेगा, यही इसको फिक्स रखेगा एक जगह पे। तो ट्रिजिडिटी और रिजिडिटी दोनों सेल को यही प्रोवाइड करता है। दूसरा फंक्शन हो गया, कुछ इंपॉर्टेंट सब्सटेंस भी जो लाइफ ऑफ द सेल के लिए बहुत ज़रूरी है वो भी वैक्यूल में स्टोर होते हैं। और ये कौन कौन होते हैं, अमीनो एसिड, शुगर, वेरियस ऑर्गेनिक एसिड एंड सम प्रोटीन। तो तुम ये भी कह सकते हो तीसरा पॉइंट, सम अदर इंपॉर्टेंट सब्सटेंस लाइक अमीनो एसिड, शुगर, वेरियस ऑर्गेनिक एसिड एंड सम प्रोटीन स्टोर इन द वैक्यूल्स। तो ये 3 फंक्शन है वैक्यूल के तुम्हारे लिए। पहला है ये फुल होता है सेप से, सेल सेप से। दूसरा है ये प्रोवाइड करता है रिजिडिटी टू द सेल। थर्ड है ये कुछ इंपॉर्टेंट सब्सटेंस को भी स्टोर रखता है वैक्यूल के अंदर। वैक्यूल कुछ स्पेशल सब्सटेंस को भी या इंपॉर्टेंट सब्सटेंस को स्टोर करता है और वो इंपॉर्टेंट सब्सटेंस होते हैं अमीनो एसिड, शुगर। ठीक, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म लाइक एमीबा द फूड वैक्यूल कंटेन द फूड आइटम। तो जो एमीबा होता है टेढ़ा मेढ़ा सा, उसमें एक फूड वैक्यूल होता है और वो खाने को रखता है और यहीं पे खाना डाइजेस्ट होता है। तो उसका जो वैक्यूल है वो फूड वैक्यूल होता है। द फूड वैक्यूल अमीबा हैज़ कंज्यूम, और उसे वो कंज्यूम करता है यानी यूज़ करता है उस खाने को। वो खाना वहाँ रखता है फिर उसे यूज़ करता है और उसकी एनर्जी अपनी पूरी बॉडी में स्प्रेड करता है। ठीक है, तो अमीबा के अंदर जो होता है वैक्यूल वो फूड वैक्यूल होता है। इन सम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म स्पेशलाइज वैक्यूल आल्सो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन एक्सपेलिंग एक्सेस वाटर। इन्हें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल कहते हैं, बुक में इसका नाम नहीं है। एक छोटे वैक्यूल होते हैं जो एक्सेस वाटर को जो भी बॉडी में होता है, क्योंकि ये ना पानी में ही रहते हैं, एक्वेटिक होते हैं अमीबा, पैरामीशियम, जो भी सिंगल सेल से बने होते हैं वो मोस्टली सिर्फ क्या होते हैं, पानी में रहने वाले होते हैं यानी एक्वेटिक होते हैं। तो उनके अंदर एक और वैक्यूल होता है जिसे कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल कहते हैं। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल कहते हैं जिसमें वो एक्सेस वाटर वगैरह को स्टोर कर देते हैं और कभी जब उन्हें ज़रूरत होती है, जैसे हम अपना यूरिन स्टोर करते हैं और जब जाना होता है टॉयलेट उस यूरिन को रिलीज़ कर देते हैं, वैसे ही ये अपनी बॉडी से उस एक्सेस वाटर को उस वैक्यूल में रखे हुए से वहाँ से क्या कर देते हैं, रिलीज़ कर देते हैं। तो लास्ट लाइन यही है सम। तो आपको अगर पूछते हैं कि वैक्यूल की क्या इंपॉर्टेंस है इन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में, तो आप पहला तो वही दोगे कि ये वर्क एज ए फूड वैक्यूल करते हैं। तो फूड वैक्यूल की तरह करते हैं जो कंटेन करते हैं फूड आइटम को एंड कंज्यूम करते हैं। तो आप अमीबा का स्पेशल नाम नहीं दोगे। अगर वो पूछेगा व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द वैक्यूल फॉर द अमीबा,
तब भी ये 2 पॉइंट होंगे। बस आप उस टाइम आंसर में अमीबा लिख दोगे। जब वो पूछेगा व्हाट इज़ द फंक्शन या व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ वैक्यूल इन द सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, तब आप लिखोगे सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म हैव द फूड वैक्यूल वेयर इट इज़ स्टोर इट एज ए फूड एंड कंज्यूम। सेकेंड होगा कि इट हैव ए स्पेशलाइज वैक्यूल, और वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्या करने के लिए, एक्सपेल करता है। इट एक्सपेल एक्सेस वाटर एंड सम वेस्ट फ्रॉम द सेल। तो ये एक्सपेल करता है यानी शरीर से बाहर निकालता है, पहले अपने अंदर रख लेता है फिर बाहर निकाल देता है एक्सेस वाटर को और शरीर उसके सेल के कुछ वेस्ट को। एक रिकैप देखते हैं वैक्यूल का। देखो ये है वैक्यूल, प्लांट सेल में ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो हमने प्लांट सेल वाला ही दिखाया है। कितना बड़ा साइज़ है उसका एक प्लांट के अंदर। तो ये वैक्यूल है और बिल्कुल सेंट्रलाइज होता है, न्यूक्लियस जबकि साइड में पड़ा है लेकिन वैक्यूल बीच में है। तो स्टोर करता है वेस्ट प्रोडक्ट को और ब्रेक डाउन करता है लार्ज वेस्ट मॉलिक्यूल को इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल में। तो पहला फंक्शन है वैक्यूल का, और वैक्यूल लार्ज इन साइज होता है। सेकंड होता है तुम्हारे पास जैसे ये है कि ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ और काम की चीज़ों को भी स्टोर करता है, प्रोटीन को, फैट्स को, कार्बोहाइड्रेट को, इनको भी क्या करता है, स्टोर करता है। ये आपकी बुक में भी है, एमिनो एसिड, शुगर और भी बहुत सारी चीज़ों को, अच्छी चीज़ों को भी ये सब मतलब अच्छी चीज़ भी रखता है, वेस्ट चीज़ें भी रखता है, बट अलग अलग होंगे। जब वैक्यूल्स की डिटेल पढ़ोगे तो वैक्यूल के अंदर भी अलग अलग कंपार्टमेंट्स होंगे। किसी कहीं पे वो क्लीन जगह चीज़ों को रखता है जो उसे यूज़ करनी है वो रखता है, कहीं पे वो वेस्ट प्रोडक्ट को भी रखता होगा। तो ये है तुम्हारा वैक्यूल जो क्या क्या काम कर सकता है। ये है एमीबा। एमीबा का वैक्यूल क्या कर सकता है, ये इसका फूड वैक्यूल है। ये देखो ये इसका फूड वैक्यूल है, ये फूड अंदर घुस जाएगा, ये इसने फूड ट्रैप किया है, ये फूड अंदर घुसेगा और फिर क्या हो जाएगा, डाइजेस्ट। तो फूड वैक्यूल इंजस्ट एंड डाइजेस्ट फूड। तो खाना घुसता भी यही है और डाइजेस्ट भी यही होता है, हमारे अंदर नहीं होता। हमारे अंदर हमारे मुंह के अंदर खाना घुसता है और फिर डाइजेस्ट हमारे स्टमक के अंदर होता है या स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है। लेकिन अमीबा के अंदर खाना इंजस्ट यानी खाना अंदर घुसता भी फूड वैक्यूल में और डाइजेस्ट भी फूड वैक्यूल में ही होता है। तो व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ, अगर पूछा जाए वैक्यूल का या व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ वैक्यूल इन द एमीबा, तो आप कहोगे फूड, इट हैव ए फूड वैक्यूल, एमीबा हैव फूड वैक्यूल वेयर फूड इज इंजस्ट एंड डाइजेस्ट आल्सो। तो फूड इसके अंदर भी घुसता है और डाइजेस्ट भी होता है। एक और फंक्शन अभी बताया था, फूड वैक्यूल इंजस्ट एंड डाइजेस्ट, ये तो सेम ही हो गया। नेक्स्ट है तुम्हारे पास, इसके पास एक कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होता है। देखो ये छोटा सा कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होता है, एक स्पेशल टाइप वैक्यूल बुक ने नाम दिया है, नाम नहीं दिया उसका। तो एक स्पेशल टाइप वैक्यूल होता है इसके पास जो कॉन्ट्रैक्ट करता है, एक्सपेल करता है किसको, एक्सेस वाटर को और वेस्ट को फ्रॉम द सेल। ये आपका लास्ट पैराग्राफ है एनसीईआरटी का। तो इससे पहले ऊपर देखो कुछ क्वेश्चन है जो पहले, कैन यू नेम 2 ऑर्गेनल्स वी हैव स्टडी दैट कंटेन देयर ऑन जेनेटिक मटेरियल। तो कौन कौन से हैं जिनके अपने जेनेटिक मटेरियल होते हैं, तो प्लास्टिड है और तुम्हारा माइटोकॉन्ड्रिया है क्योंकि उनके पास डीएनए और राइबोसोम होता है। एक और क्वेश्चन है, इफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए सेल इज डिस्ट्रॉयड ड्यू टू सम फिजिकल और केमिकल व्हाट विल द हैपन। अगर कुछ भी ऐसा होता है कि ऑर्गेनाइजेशन खराब हो जाती है, ऑर्गेनाइजेशन मतलब सेल के अंदर की चीज़ें खराब हो जाती हैं किसी भी फिजिकल और केमिकल इन्फ्लुएंस से, तो क्या होगा, मर जाएगा। अल्टीमेटली सेल क्या हो जाएगा, मर जाएगा। लाइसोसोम को सुसाइड बैग क्यों कहते हैं, ये तुम्हें अच्छे से पता है। वेयर आर प्रोटीन सिंथेसाइज इनसाइड द सेल। प्रोटीन सिंथेसाइज कौन करता है और कहाँ होता है, दो अलग क्वेश्चन है, दोनों को मिक्स मत करना। तो करता कौन है, राइबोसोम सिंथेसाइज करता है। कहाँ होता है सिंथेसाइज, वो होता है RER में, यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। तो ये तुम्हारे क्वेश्चंस थे जो तुमने सॉल्व कर लिए। तो वेयर आर द प्रोटीन सिंथेसाइज, तो प्रोटीन सिंथेसाइज कहाँ होता है, प्रोटीन सिंथेसाइज होता है तुम्हारा RER में। करता कौन है, करता पता है, राइबोसोम करता है। अब है ईच सेल। इस पैराग्राफ में पता है आंसर किसका है, इस पैराग्राफ में आंसर है तुम्हारे चैप्टर का नाम, कि हम इसे क्यों कहते हैं फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो इसे फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहते हैं, पहले रफली तुम्हें पता होना चाहिए। क्योंकि हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर में हमारी स्किन हो, हमारी बोन्स हो, हमारी आइज़ हो, हमारे हेयर्स हो, नेल्स हो, ईच एंड एवरीथिंग, हमारा स्ट्रक्चर का हर एक हिस्सा बना ही सेल से है। तो है ना, सेल हमारा स्ट्रक्चरल यूनिट यानी हमारा स्ट्रक्चर बनाने वाला। हम जो भी काम कर पाते हैं, हमारा दिल धड़कता है, हमारा स्टमक खाने को डाइजेस्ट करता है, हमारी आइज़ देख पाती हैं, जो हम फंक्शन करते हैं, हमारा ब्लड एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है, हमारे हाथ पैर मूव करते हैं, जो भी हम फंक्शन करते हैं वो भी किसकी वजह से कर पाते हैं, सेल की वजह से ही कर पाते हैं, क्योंकि हमारा बेसिक लाइफ का यूनिट ही वही है। तो इसीलिए इसको स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट दोनों कहते हैं। इस पैराग्राफ में यही मेंशन है। तो ईच सेल हैज़ दस एक्वायर स्ट्रक्चर एंड एबिलिटी टू फंक्शन। हर सेल एक्वायर करता है अपना स्ट्रक्चर और उसके पास एबिलिटी होती है कि वो काम कर सके,
क्योंकि उसका ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इट्स मेम्ब्रेन एंड ऑर्गेनल्स इन स्पेसिफिक वे, क्योंकि उसकी जो मेम्ब्रेन होती है और उसके अंदर के जो ऑर्गेनल्स होते हैं वो बहुत ही स्पेसिफिक वे में ऑर्गेनाइज हो रखे होते हैं, इसीलिए हमारे सेल काम कर पाते हैं, हमारी बॉडी काम कर पाती है। द सेल दस हैज़ ए बेसिक स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, तो सेल ही हमारे बेसिक और स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड करते हैं, और ये दिस हेल्प टू परफॉर्म फंक्शन लाइक रेस्पिरेशन, और यही यानी दिस हेल्प मतलब दिस मतलब सेल हेल्प करते हैं टू परफॉर्म फंक्शन लाइक रेस्पिरेशन, ऑबटेनिंग न्यूट्रिशन, क्लियरिंग द वेस्ट मटेरियल और फॉर्मिंग न्यू प्रोटीन, नया प्रोटीन बनाना, ये सारे काम भी सेल ही करते हैं, इसीलिए इसको कहते हैं फंडामेंटल यूनिट। द सेल इज़ द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, इट इज़ आल्सो बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहा जाता है।